हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली, ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बीपीएससी एई में, वो सभी मैकेनिकल क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी वी मस्ट नो। किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा उस बॉडी के ऊपर। अगर वो इफेक्ट हमें जानना हो तो हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आप खुद सोचिए, किसी भी बॉडी पर यदि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। दैट मीन्स ये लेस मैग्नीट्यूड का है या मोर मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, तो उस पर तो डिपेंड करेगा ही इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर डिपेंड करेगा। सेकेंड क्या बोला जा रहा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। माय डियर फ्रेंड, अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा तो सिंपली आप ये बोल देंगे कि F इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लेकिन फोर्स इंक्लाइंड भी हो सकता है, फोर्स इंक्लाइंड भी हो सकता है, फोर्स वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, और जब लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाता है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आप खुद सोचिए, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और फिर आप वर्टिकल डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों के इफेक्ट में डिफरेंसेस होगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड करता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी भी सही है। फिर देखिए थर्ड ऑप्शन में, नेचर ऑफ द फोर्स, वेदर द फोर्स इज पुश और पुल। यानी फोर्स का नेचर पुश है या पुल है। पुल का मतलब क्या है, टेंसाइल नेचर का, एंड पुश का मतलब क्या है, कॉम्प्रेसिव नेचर का। इस पर भी डिपेंड करेगा माय डियर इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप किसी बॉडी को इलोंगेट कर रहे हैं, ठीक है, उस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उस बॉडी का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन यदि आप उसी बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो उसका लेंथ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, डिपेंड करेगा कि फोर्स का नेचर कैसा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन। कंकरेंट फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है, जिसका लाइन ऑफ एक्शन। तो देखिए माय डियर, मान लीजिए कि नंबर ऑफ फोर्सेज किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। इफ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट, then this combination is known as concurrent forces. Then this system of forces is known as concurrent forces. यदि नंबर ऑफ फोर्स किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहा हो से हम लोग कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मीट एट वन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। चार ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि बताइए इनमें से किसका आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सभी का निकाल के दिखा देता हूं। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है आप जानते हैं, m इंटू भी। तो यहाँ पर डायमेंशन पूछा जा रहा है तो हम लोग यूनिट देखकर भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों का यूनिट सेम हो गया दैट मीन्स डायमेंशन सेम हो जाएगा, तो आप यूनिट निकाल लीजिए। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू भी, m kg, एंड भी क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड यूनिट हो गया मोमेंटम का।
इम्पल्स, इम्पल्स आप जानते हैं, पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का यूनिट क्या होता है माय डियर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। एक सेकेंड कैंसल, ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड। यानी दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, तो डायमेंशन भी सेम होगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर। फिर देखिए टॉर्क एंड एनर्जी, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है जी, ठीक है। टॉर्क इज सिंपली, टॉर्क इज सिंपली आप किसी भी बॉडी पर ट्विस्टिंग मोमेंट जो लगाते हैं, ठीक है, यानी फोर्स इनटू रेडियस आप सिंपली बोल सकते हैं, से हम टॉर्क कहते हैं, एफ इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, डिस्टेंस, दैट इज मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, ओके। एंड सेकेंड है आपका एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट तो आप जानते ही हैं, जूल होता है, दैट मीन्स ये दोनों का भी डायमेंशन सेम होगा। चलिए थर्ड देखिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में चेक करने का जरूरत नहीं है, दोनों ही एनर्जी है, दैट मीन्स दोनों का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो अब आप आंसर टिक कर सकते हैं कि लास्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, इस दोनों का डायमेंशन सेम नहीं होगा। बट मैं आपको यहाँ पर दोनों का निकाल के दिखा दे रहा हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का मोमेंट ये क्या होता है, एफ इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू एक्स। एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, सिंपली आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। एंगुलर मोमेंटम ये होता है माय डियर एम वी आर, एम वी आर। अब यहाँ पर देखिए एम वी, एम वी का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, और आर का यूनिट क्या होगा, मीटर। यानी ये हो गया माय डियर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दोनों का यूनिट सेम है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, मुझे लगा कहीं पर गलती हो रहा है, ठीक है। देखिए तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या है, मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए क्या दोनों का यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इन दोनों का डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज। किसी भी बॉडी में टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में कि हमें स्ट्रेन एनर्जी किस पॉइंट तक निकालना है। यदि इलास्टिक पॉइंट तक पूछा जाए तो स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग कहते हैं रेजिलियंस, ठीक है। और यदि फ्रैक्चर पॉइंट तक पूछा जाता तो उसे हम लोग टफनेस कहते हैं। बट ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सिंपली बोला जा रहा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर देखिए ऑप्शन में तो रेजिलियंस है, तो हम लोग रेजिलियंस को ही टिक करेंगे, क्योंकि प्रूफ रेजिलियंस जो है, दिस इज द मैक्सिमम रेजिलियंस, दिस इज द मैक्सिमम रेजिलियंस। यानी यदि आप इलास्टिक पॉइंट तक स्ट्रेन एनर्जी को कंसीडर करेंगे तो वो आपका मैक्सिमम रेजिलियंस हो जाएगा, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिलियंस, दिस इज प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आप टिक करेंगे, रेजिलियंस को आप टिक करेंगे। टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज टर्म्ड एज रेजिलियंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस
प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? देखिए, आपको ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है, यील्डिंग है, फेल्योर है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ माइल्ड स्टील के केस में। दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। यहाँ पर देखिए, दिस पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। दिस इज इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और ये जो रीजन है आपका, दिस रीजन इज कॉल्ड यील्डिंग, यील्डिंग। और यहाँ पर आके फ्रैक्चर हो जाता है, दैट मीन्स फेल्योर हो जाता है। आप आसानी से बता पाएंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो पहले माय डियर फ्रेंड, पहले क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट, उसके बाद इलास्टिक लिमिट, देन यील्डिंग टेक्स प्लेस, एंड आफ्टर दैट फ्रैक्चर विल टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग एंड फेल्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सिमेट्रिकल बीम सेक्शंस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इन द। आपसे बोला जा रहा है कि यदि सिमेट्रिकल बीम हो, सिमेट्रिकल बीम, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा? तो सिमेट्रिकल बीम में यदि हम लोग रेक्टेंगुलर बीम का एग्जांपल ले लें, ये मान लीजिए दिस इज द रेक्टेंगुलर बीम, तो यहां पर शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखिए किस तरह होता है। दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन यहाँ पर पाराबोलिक नेचर का होता है। दिस इज द वेरिएशन, parabolic variation, and this is tau max। आपसे यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पर होगा? तो माय डियर फ्रेंड, सेंट्रॉइड एक्सिस फाइबर पर होगा। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, इसे आप सिंपली सेंट्रॉइड एक्सिस फाइबर भी कह सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा जा रहा है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डैश ऑफ द मोर्स सर्कल। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि मोर सर्कल होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए या सिंपली आप कोई भी प्लेन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो उसको निकालने का हमारे पास दो मेथड है। एक है आपका एनालिटिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो मोर सर्कल इज बेसिकली द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन। तो अब यहाँ पर देखिए, मोर सर्किल आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हम लोग सिंपली, के लिए हम लोग सिंपली एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस को रखते हैं एंड वाई एक्सिस पे हम लोग शियर स्ट्रेस को पुट करेंगे। शियर स्ट्रेस यहाँ पर रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल का जो सेंटर होगा, ठीक है, जनरली आपका कहाँ पर होगा? तो आपका एक्स एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका मोर सर्कल ये हो गया, ये आपका मोर सर्कल। तो दिस इज द रेडियस। ये जो रेडियस है ना आपका, ये भी आपका रेडियस है। दिस इज द रेडियस। तो रेडियस हमें क्या देगा? रेडियस हमें देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, यानी मोर सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देगा। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? रेडियस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन सडनली लोडेड is dash the stress induced when the same load is applied gradually। आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी बॉडी पर हम लोग लोड को धीरे धीरे अप्लाई करें और दूसरे केस में हम लोग एकाएक लोड को अप्लाई कर दें, तो वहां पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए, सिग्मा इम्पैक्ट। सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक
into impact factor, and impact factor is equal to, this is equal to 1 plus square root 1 plus h height by delta static, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपसे बोला जा रहा है कि सडनली अप्लाइड लोड है। अब आप खुद सोचिए, यदि आप लोड को सडनली अप्लाइड कर रहे हैं, सडनली अप्लाइड लोड, उस टाइम क्या हो जाएगा, तो उस टाइम आपका h जो है, h इज द हाइट, h इज द हाइट, h जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई वेइंग मशीन है और वेइंग मशीन पर आप एकाएक जाकर क्या हो खड़े हो जा रहे हैं, तो वहां पर h क्या है, h तो जीरो हो चुका है, हाइट तो वहां पर है नहीं। तो जब h जीरो हो जाएगा तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, आप फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में आप h का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो if का वैल्यू क्या होगा, टू टाइम्स हो जा, सॉरी, दो हो जाएगा। यानी तो आपका फॉर्मूला क्या मिलेगा, सिग्मा सडनली अप्लाइड लोड इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक इनटू टू, यानी स्ट्रेस आपका टू टाइम्स हो जाएगा, स्ट्रेस आपका ट्वाइस हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। कह रहा है कि एक कॉलम है, ध्यान से देखिए, ये कॉलम है आपका, कह रहा है कि कॉलम के एक एंड को हम लोगों ने फिक्स कर दिया और वन एंड को हम लोगों ने फ्री कर दिया। आप देख पा रहे हैं कि वन एंड फ्री है और वन एंड फिक्स्ड है, तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, यहाँ पर इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ये मान लीजिए एल है। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला होता है माय डियर, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एल, टू टाइम्स ऑफ एल, ये आपको याद रखना है। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द लेंथ एल। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब देखिए क्या कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड, किसी भी कॉलम का जो इफेक्टिव, सॉरी, किसी भी कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड, स्लेंडरनेस रेशियो होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, दिस इज इक्वल टू एल ई डिवाइड बाय के। एल ई इज द इक्विवेलेंट लेंथ, equivalent length, and k is the least radius of gyration, least radius of gyration। यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो जाएगा, तो एल ई बाय के होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्रिटिकल पाथ। देखिए, किसी भी नेटवर्क डायग्राम में माय डियर, किसी भी नेटवर्क डायग्राम में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वहां पर सिंपली क्रिटिकल पाथ लिया जाता है, और ये क्रिटिकल पाथ एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नेटवर्क डायग्राम में कोई पाथ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पाथ है और यहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम आपको गिवन रहेगा, इस एक्टिविटी का भी कंप्लीशन टाइम गिवन रहेगा, यानी ये सब एक्टिविटी है। ठीक है, तो हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है ये टाइम आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और इस तरह का और भी वहां पर नेटवर्क होगा, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन सबसे ज्यादा लंबा पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, उसे ही हम लोग क्रिटिकल पाथ कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर सभी टाइम्स को आपने ऐड कर दिया, आपने सभी टाइम को ऐड कर दिया और आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा टाइम इसी में लग रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। क्रिटिकल का मतलब यह है कि जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि कम से कम टाइम लगे, कम से कम टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए।
ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्रिटिकल पाथ को कंसिडर करते हैं, इस पाथ के लिए टाइम सबसे ज्यादा लग रहा है। सो क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क डायग्राम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लेमिनार फ्लो इज गिवन बाय, लेमिनार फ्लो कह रहा है आपसे, ठीक है, लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो के केस में माय डियर फ्रेंड, फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज रो वी डी बाय म्यू। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी वेलोसिटी है, डी डायमीटर है, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी है। और रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। तो फ्रिक्शन फैक्टर तो 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। अब देखिए फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ डैश होता है। यहाँ पर एफ डैश क्या है, एफ डैश इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, एफ इज द फ्रिक्शन फैक्टर। अब आप बोल सकते हैं सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 16 बाय आर ई हो जाएगा, होगा ना जी। तो करेक्ट आंसर इज 64 बाय आर ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ओके ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन तक बस रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू, बाय बाय।